Hello and good morning everyone. I welcome you all at Divorce IS. I hope everyone is doing well. So today is 5th January 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, 8 इंडियंस गेट 60 डेज टू कंटेस्ट कतर जेल टर्म्स. अब आप सभी को यहाँ पर कतर में जो सिचुएशन थी इंडियन नेवी ऑफिसर्स की उसके बारे में पता होगा. हम इसकी स्टार्टिंग से देखते हैं कि अभी क्या है. अ ब्रीफ टाइमलाइन ऑफ केस इन्वॉल्विंग 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स who were working at a defense service provider company in Qatar. कतर की एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में 8 इंडियन के जो फॉर्मर नेवी ऑफिशियल्स थे वो वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे. कुछ वहाँ पर इशू आता है और जिसके कारण जो कतर अथॉरिटीज़ होती है उनको 30 अगस्त को अरेस्ट करती है 2022 में. ये फिर पूरा केस चलता है और केस चलता रहता है. साल भर के बाद यहाँ पर क्या निकल कर आता है, आफ्टर अ ईयर कतर कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टांस सेंटेंस ऑल ऑफ देम टू डेथ. यहाँ पर जो कतर की जो कोर्ट होती है उनको डेथ सेंटेंस प्रोवाइड करती है. उसके बाद क्या होता है, 28 दिसंबर 2023 को हम बात करते हैं किसकी, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और कुछ डिप्लोमेटिक टर्म्स के बेसिस पर यहाँ पर हम बातचीत होती है और कतर की जो कोर्ट होती है वहाँ पर हमने अपील की और जिसके कारण उनकी जो डेथ सेंटेंस है उसको ड्रॉप किया जाता है. टोटल यहाँ पर 8 ऑफिसर्स थे. आप यहाँ पर उनके नाम देख सकते हैं जैसे कि कैप्टन अवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सुब्रा वैशांत, कमांडर अमित नागपाल. तो ये सारे मेंबर्स थे, ये हमारे फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स हैं. अब एक्चुअली यहाँ पर हुआ है कि ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जो डेथ पेनाल्टी उन्हें दी गई थी उसे अब कम्यूट कर दिया गया है ना. नाउ दे हैव टू फेस अ वेरी क्वांटम प्रिजन टर्म्स. अब उनकी जो प्रिजन टर्म्स हैं, जेल के जो भी टर्म्स हैं उनको ये फेस करना पड़ेगा. इंडियन एम्बेसी गेट्स काउंसलर एक्सेस टू द मैन इन कस्टडी. और जितने भी यहाँ पे मैन इन कस्टडी हैं उनके लिए जो हमारी इंडियन एम्बेसी है वो काउंसलर का यहाँ पर एक्सेस करेगी. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. अब देखिए कतर ये कई बार आ रहा है और ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके लिए थोड़ी सी हम इसकी लोकेशन देखते हैं. तो लोकेशन बेस पर आप यहाँ पर देखेंगे ये है कतर. पहले आप इस मैप में देखेंगे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा. आपको ये अरेबियन सी दिख रहा है. अरेबियन सी से हम यहाँ पर जब मूव करते हैं तो ये ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, कतर, ये आपका यहाँ पर ईरान भी आ जाता है. अब नेक्स्ट न्यूज में आपका ईरान यहाँ पर न्यूज में है. सो ये यहाँ से हमारा ये ईरान है. ओके, ये आपका ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये ईरान है और ईरान के साथ किसकी बॉर्डर लग रही है यहाँ पर, इराक की, और ये कुवैत है. ओके, सो ये आपका यहाँ पर कतर आ जाता है. कतर देखिए छोटा सा यहाँ पर ये नेशन है, ये यूएई और बहरीन के, ये आपका यहाँ पर कतर दिखाई देता है. सो कतर की लोकेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है और देखिए इसका सऊदी अरेबिया के साथ भी बॉर्डर लग रहा है, यूएई के साथ भी लग रहा है. सो ये हमारे लिए कतर क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ईरान वोव्स रिवेंज आफ्टर बिगेस्ट अटैक सिंस 1979. 1979 के बाद यहाँ पर ईरान में हमने क्या देखा, सबसे बड़ा अटैक दिखा. सो ईरान इलीट रिवोल्यूशनरी गार्ड एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मकबूर वोव्स रिवेंज ऑन द for the explosion that killed at least 84 at the ceremony of commemorate top commander कासिम सोलेमानी. तो यहाँ पर जो टॉप कमांडर थे कासिम सोलेमानी, उनकी डेथ पर क्या होता है, मतलब उनकी जो डेथ एनिवर्सरी होती है उसको सेलिब्रेट किया जाता है. मतलब यहाँ पर डेथ सेरेमनी होती है और वहाँ पर क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है जिसके कारण 84, अभी तक जो नंबर आया है 84 आया है, 85 है, इससे भी ज्यादा लोगों की यहाँ पर क्या हुई है, जान गई है. तो इसी के चलते वहाँ ईरान की जो इलीट रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद मकबर, उन्होंने ये क्या है कि वो रेवेंज लेंगे क्योंकि 1970 बाद से हमने ये सबसे बड़ा रेवेंज यहाँ पर देखा है. तो देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट पेज पर अगर हम एडिटोरियल सेक्शन में आएंगे यहाँ पर भी इस आर्टिकल सेम आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया है, तो हम इनको भी कंबाइन करके डिस्कस करेंगे. चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनजाति गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ. अभी ये कुछ दिनों पहले ही आपका न्यूज में था, तो आप लोगों को ये जनजाति गौरव दिवस के बारे में यहाँ पर पता ही होगा. तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जनजाति गौरव दिवस को हम किसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं. तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर, अलूरी सीतारमन राजू, बिरसा मुंडा, रानी गैदनीलुली सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू.
तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। किसके बारे में, जनजातीय गौरव दिवस हम किसकी बर्थ एनिवर्सरी के मार्क में सेलिब्रेट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। यहाँ पर चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी तो कुछ दिनों पहले यहाँ पर न्यूज में था, इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि जो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ लोकेटेड है, कर्नाटका में, उड़ीसा में, केरल में या फिर गोवा में। तो कमेंट सेक्शन में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। वीडियो के एंड में दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। अब पहले हम इस आर्टिकल को कंटिन्यू करते हैं। टेरर इन ईरान, सो ईरान शुड नॉट वॉक इनटू द वेब ऑफ प्रोवोकेशन सेट बाय इट्स राइवल्स। अब देखिए यहाँ पर अभी जो ईरान में एक्सप्लोजन हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर अभी जो नंबर आ रहा है कि 84 लोगों की जान जा चुकी है, 84 पीपल हैज डाइड। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट ये जो मतलब एक तरीके से क्या है, जो राइवल्स है वो क्या करना चाहते हैं। अब देखिए अगर हम इस रीजन में आते हैं, आप अगर इस रीजन की बात करते हैं, ईरान है आपका, ईरान के बाद ये इराक है, टर्की इधर आ जाता है, उधर जॉर्जिया है आपका, ये सऊदी अरेबिया, और हमने अभी बात करी थी यहाँ पर कतर की। ठीक है, कतर अभी हमने कुछ दिनों पहले ये देखा था, जो आपका रेड सी है, अगर हम ये आपका मेडिटेरियन सी आ जाता है और ये है हमारा रेड सी। ठीक है, रेड सी में ये आपका यमन है, यहाँ से जो कुछ शिप्स जा रहे थे, यहाँ पर जो शिप्स है उनके ऊपर यमन के जो हूथीज थे, हूथी मिलिटेंट्स, उनके द्वारा क्या किया जाता है, अटैक किया जाता है। ये आपका पहला चीज आ जाता है। उससे पहले क्या होता है, अगर हम थोड़ा और आगे मूव करेंगे, ये मेडिटेरियन सी, यहाँ पर ये इजराइल वाला पार्ट, इसराइल और हमास का जो वॉर है ऑलरेडी यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर चल ही रहा है। उसके बाद आपको पता है रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है। अब अभी ईरान पर क्या हुआ, ये अटैक हुआ है। तो इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि जो राइवल्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, एक प्रोवोकेशन यहाँ पर सेट करना चाहते हैं, जिससे कि ईरान भी यहाँ पर वॉर की तरफ आगे बढ़े। सो द ट्विन ब्लास्ट इन द सदर्न ईस्ट ईरानियन सिटी ऑफ केरमन एट अ मेमोरियल ऑफ कासिम सुलेमानी, द ये जब ये क्या थे, आपके क्वाड फोर्स कमांडर थे, जिसको यूएस एसेसिनेशन, जो बगदाद का जम्मू एंड कश्मीर में 2020 में बगदाद का एसेसिनेशन होता है, तो यूएस एसेसिनेटेड यहाँ पर उनकी डेथ होती है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ईरानियन रिजीम ने ये कन्फ्लिक्ट में स्प्रेड हुआ है। 84 पीपल की यहाँ पर क्या हुई है, 84 पीपल वर किल्ड इन द वर्स्ट टेरर अटैक इन द इस्लामिक रिपब्लिक हिस्ट्री। तो इन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक हिस्ट्री में अब तक का ये वर्स्ट टेरर अटैक हमने फेस किया है। सो वाइल ईरान्स लीडर कॉल्ड इट्स टेरर अटैक बट द स्टॉप शॉर्ट इन ब्लेमिंग एनीवन। तो ईरान के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये कहा कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, बट कुछ टाइम बाद इसको यहाँ पर हम किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते कि ये अटैक किसके द्वारा यहाँ पर किया गया है। हाउएवर ऑन थर्सडे द इस्लामिक स्टेट क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इस्लामिक स्टेट ने यहाँ पे क्या किया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो अभी यहाँ पर अर्बन बैटल ऑलरेडी यहाँ पर इराक में चल ही रहा है। अब देखिए ईरान में हुआ है, और इराक की अगर हम बात करें तो इराक में भी आपका एक टर्बन जो बैटल है वो चल ही रहा है। द ग्रुप लॉस्ट इट्स प्रोटो स्टेट बट सर्वाइव एज अ टेररिस्ट एंटिटी इन अ पार्ट ऑफ इराक, सीरिया एंड अफगानिस्तान। तो यहाँ पर ये जो अर्बन बैटल चल रहा है, कुछ यहाँ पर ग्रुप हैं जिसकी हम बात करते हैं, वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। कहाँ कहाँ, उनका जो कुछ पार्ट है इराक में, सीरिया और अफगानिस्तान में यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। तो उन पर ये कहा जा रहा है कि मे बी इन लोगों ने ही यहाँ पर अटैक किया हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी पूरा वहीं पर इस आर्टिकल में जो हमने स्टार्टिंग में अटैक मतलब डिस्कस किया कि हूथीज रेबल ने यमन में यहाँ पर अभी रिपीटेड अटैक हमें यहाँ पे कमर्शियल जो वेसल्स हैं उन पर दिखाई दिया है। So pro-Iran Shia militia have targeted U.S. troops in Iraq and Syria since 7 October. On the Thursday, U.S. strike in Iraq killed Shia military commander. Israel-Hamas war is no longer about just Israel and Hamas. It has put the whole region in a ring of fire. अब जो इसराइल और हमास का यहाँ पर वॉर चल रहा है, तो ये सिर्फ इसराइल और हमास के बीच का वॉर नहीं है। उसने क्या किया, जो पूरा एरिया है उसको एक रिंग ऑफ वॉर में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है, उसमें पुट कर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज, अगर हम हमास की बात करते हैं तो हमास को यहाँ पर सऊदी अरेबिया भी बैक कर रहा है, ईरान भी बैक कर रहा है, सीरिया भी बैक कर रहा है, सारी कंट्रीज यहाँ पर हमास के साथ में है। तो उसने क्या किया है, ये जो इसराइल और हमास का जो वॉर है, ये नो लॉन्गर जस्ट अबाउट इसराइल एंड हमास, इट हैज पुट द होल रीजन इन द रिंग ऑफ फायर. So a chaos spread. The IS seems to have found an opportunity to strike its old enemy which is under pressure. तो यहीं पर ये कहा जा रहा है कि IS जो है जो इस्लामिक यहाँ पर स्टेट्स हैं, मे बी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक किया है, और हम अपने जो एनिमीज हैं उन पर क्या कर सकते हैं, प्रेशर को यहाँ पर क्रिएट करने का उनको एक बहुत अच्छा चांस मिल गया है। तो एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो जिहादीज हैं और उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, मतलब एक प्रोवोकेशन किया जा रहा है कि ये लोग भी यहाँ पर क्या हो, कन्फ्लिक्ट
लाइट में आपके सामने आ जाए। और ये जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम उसको, जो राइवल है उसको और ज़्यादा यहाँ पर प्रोवोक करें। सो ईरान को यहाँ पर ये समझना होगा और फर्दर हम देखते हैं यहाँ पर क्या एक्शंस लिए जाते हैं। तो देखिए ईरान की जो लोकेशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको ये याद रखना है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताएंगे कि ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। आपको कुछ तो यहीं पर दिख रही होंगी, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ से आपको पाकिस्तान दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसकी जो बॉर्डर है वो कैस्पियन सी के साथ, यहाँ पर पर्शियन गल्फ के साथ लगती है। और कौन सी यहाँ पर कंट्रीज है जिसकी बॉर्डर ईरान के साथ लगती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सिविल सोसाइटी अंडर सीज इन इंडिया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिविल सोसाइटी की। सिविल सोसाइटी क्या है, अंडर सीज इन इंडिया, फ्री सिविक स्पेस regulated under the constitutionality guaranteed principle in the essence of democracy। अगर हम सिविक स्पेस की बात करते हैं तो जो हमारा सिविक स्पेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसके अंडर उनको गारंटी किया गया है और उनको स्पेस यहाँ पर दिया गया है कि वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ओके, सो हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम आर देमसेल्व्स अंडर सीज। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम की हम बात करते हैं, सिविल सोसाइटी को तो यहाँ पर फ्रीडम दी गई है, बट उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया का एक वाइब्रेंट, आपकी यूजली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया आपकी क्या एक डाइवर्स कंट्री है और वाइब्रेंट आपको सिविल सोसाइटीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में फ्रीडम जो है ऑलरेडी यहाँ पर सीज में है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट दीज फ्रीडम बाय सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्स हु रिपोज देयर फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्या करें, जो हमारी फ्रीडम है उसको हम रिकॉग्नाइज करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें, और जो भी हमारी सोशल और पॉलिटिकल फोर्सेस हैं तो वो क्या करें, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारे जो राइट्स हैं उनका वॉल्यूशन ना हो। क्योंकि एक तरीके से इससे क्या होगा, अगर हमारे राइट्स का वॉल्यूशन होता है, हमारे राइट्स को सीज किया जाता है, सो इससे क्या होगा, जो हमारा एक फेथ है इन द कॉन्स्टिट्यूशन वो धीरे धीरे क्या होने लगा कि डिट्रॉइट होने लगेगा। सो एंटी कम्युनल एंड प्रोग्रेसिव सिविक स्पेस इज अंडर द मोस्ट सीरियस अटैक बाय द स्टेट। तो अभी इस टाइम पर हम बात करते हैं तो हमारा जो सिविक स्टेट है, सिविक स्पेस है, अभी बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि हम एक तरीके से कह सकते हैं एक अटैक के रूप में अंदर आ जाता है कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है, उनके जो राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। सो स्केल ऑफ अटैक की बात करते हैं, यहाँ पर कैसा अटैक है उनके ऊपर। So we explore the range of instrument deployed by the state to limit the civic space to 15 organization। अब देखिए यहाँ पर स्टेट ने क्या किया है, जो सिविक स्पेस है उसको यहाँ पर लिमिट कर दिया है कि स्टेट में 15 स्पेस जो ऑर्गेनाइजेशन सिविक स्पेस से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होंगे, चाहे वो छोटे हों या बड़े होंगे। रिलाइंग ऑन डोमेस्टिक एंड फॉरेन डोनेशन पर, मतलब जो कि ज़्यादातर डोमेस्टिक और आपकी जो फॉरेन डोनेशन है उस पर रिलाई करते हैं। सो दीज ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड द वेल नोन वन ऑफ that have been attacked such as Amnesty International, the Center for Equity Studies, Citizens for Justice and Peace, Lawyer Collective, Center for Promotion of Social Concern एंड एक्ट नाउ फॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट्स हैं जो कि अभी और भी यहाँ पर अदर्स हैं, सिविक सोसाइटीज़ हैं जो अभी यहाँ पर अननेम्ड है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने इनको कैसा व्यू किया है, दे आर ईदर न्यूट्रल, मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग रिगार्डिंग देयर व्यूज ऑन माइनॉरिटी राइट्स। तो ये जितने भी आपके सिविक सोसाइटी, आप सिविक सोसाइटी ऐसा समझ सकते हैं, आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप एनजीओज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मतलब सिविक सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कैसे व्यू करते हैं, आपके 3 कैटेगरी में हो सकते हैं। एक आपके न्यूट्रल होते हैं, दूसरे मॉडरेट होते हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मतलब इनके जो व्यूज़ है वो कैसे हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल दलित के लिए उनके क्या व्यूज़ हैं, आदिवासी जो ट्राइबल राइट ग्रुप हैं उनके लिए इनके क्या व्यूज़ हैं, किस तरीके के व्यूज़ वो रखते हैं, उनको वो कैसा काम कर रहे हैं, इक्विटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। तो इस बेसिस पर यहाँ पर क्या किया जाता है, जो सिविक सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उसको यहाँ पर व्यू किया जाता है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, अभी हमें कुछ फाइंडिंग से ये पता चला है कि कुछ यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है दे आर एक्टिवली फाइटिंग अगेंस्ट कम्युनलिज्म। यहाँ पर जो आपके बहुत ही सारे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो कम्युनलिज्म के अगेंस्ट में भी क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। ओके, सो अटैक ऑन अ स्केल वेयर द हाई लेवल ऑफ अटैक हैज अकर्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव नॉट only run out of fund but also whose leaders have either been sent to prison or have charged that can potentially incarcerate them। तो इसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कई बार क्या होता है कि वी कोडेड द अटैक्स ऑन अ स्केल, हाई लेवल ऑफ अटैक्स यहाँ पर अक्कर होते हैं सोसाइटीज़ में, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो फॉर एग्जांपल मैंने एक एनजीओ बना के रखा है, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा है, और मैं उसमें बात करती हूँ कि अगर कोई भी कम्युनलिज्म का
कम्युनिज्म का यहाँ पर कोई केस आता है, कम्युनलिज्म का कोई केस आता है, तो उसके अगेंस्ट में मैं यहाँ पर एक्ट करूंगी। तो यहीं पर यह है कि कई बार क्या होता है, उनके जो लीडर्स उनको ऊपर बहुत ज़्यादा हीनियस चार्जेस लगाए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है हमारे लिए चिंता की बात हो जाती है, हम यहाँ पर कह सकते हैं। सो दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑलमोस्ट कम टू ग्राइंडिंग हार्ड। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि जो क्या होता है, जो सेंटर फॉर पुलिस रिसर्च की बात करते हैं, सिग्निफिकेंट जो हमारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज हैं विद अमेरिकन फंडिंग्स, तो यहाँ पर नॉन कम्युनल स्पेस में क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, फिर इसमें अगर हम बात करते हैं, the current chair of economic advisory council to the prime minister and the deputy chairman of the Niti Aayog chaired by the prime minister and both from the CPR. One of the allegation against the CPR appeared to that it had some connection with आदिवासी राइट मूवमेंट। तो इसमें यहाँ पर देखिए जो हमारे वेरियस ग्रुप्स हैं, अब हम CPR की बात करते हैं। ओके, सो अगर हम CPR की बात करते हैं तो CPR क्या आपका सेंटर फॉर पुलिस रिसर्च, तो इसमें ये कहा जा रहा है उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि इनकी कुछ कनेक्शन है आदिवासी राइट मूवमेंट से, है ना। एक तरीके से यहाँ पे जो गौतम अदानी है, इनके मतलब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि इंटरेस्ट का बताया जा रहा है। अभी हमने यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो अभी देखिए जो आपका बहुत सारे जो इसमें केसेस आ रहे हैं जिसमें अनलॉफुल एक्टिविटी जो प्रिवेंशन एक्ट है, इसको तो हमने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया है, एनजीओ तक यहाँ पर वो अभी पहुंचे नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसको इनके अंडर क्या किया जा रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर उनको इंक्लूड किया जा रहा है। फिर आपका क्या आ जाता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके अंडर भी यहाँ पर जो आपके फाइनेंशियल एक्ट है, कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, तो ब्रॉड डेफिनेशन जो क्राइम की जो ब्रॉड डेफिनेशन है इसके अंडर में वो क्या करते हैं। So this has resulted is now well known attack on NGO and opposition पॉलिटिशियंस बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड। तो जो हमारे एडीज है वो क्या कर रहे हैं, आपका जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट है, इसके अंडर यहाँ पर इसकी जो क्राइम की डेफिनेशन है उसको थोड़ा ब्रॉडर किया है, ब्रॉड सेंस में उसको और बढ़ाया है, और यहाँ पे जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं, एनजीओज हैं, उनके ऊपर अटैक तरीके से किया जा रहा है। तो इसके बारे में अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा जो इमरजेंसी लॉ था फ्रॉम 1976 फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2000 जो आपका FCRA एक्ट है, तो इसमें भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बहुत सारे आपके जो केसेस आ रहे हैं, तो जो कुछ अपोजिशन के पार्ट मेंबर्स हैं उनको इसके अगेंस्ट में यहाँ पर अटैक किया जा रहा है और अरेस्ट भी किया जा रहा है। सो डोमेस्टिक फंडिंग ऑफ नॉन एंड एंटी कम्युनल एनजीओज आर अंडर सीज। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक फंडिंग हो रही है, जो एंटी कम्युनल एनजीओज हैं और नॉन एनजीओज हैं, तो उनको क्या किया जा रहा है, एक तरीके से सीज किया जा रहा है। इवन जो हमारे इनकम टैक्स हैं, उन्होंने भी जो एनजीओज को डोनर है उनको एक तरीके से जो हमारा सेक्शन 12A और एंड 80G है, वो इनकम टैक्स का वो क्या प्रोवाइड करता है, जो एनजीओ हैं उनको जो डोनेशन मिलता है ना, इससे एग्जाम्पशन यहाँ पर दिया गया है। बट अभी यहाँ पर क्या हुआ, 2020 में अमेंडमेंट किया गया है जिसमें ये कहा गया कि जो सेक्शन 12A एंड 80G है, तो उसने यहाँ पर ये कर दिया गया कि यहाँ पर आपको 5 ईयर का क्या लेना होगा, सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके साथ साथ जो भी डोनर है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक डोनर हूँ, इस एनजीओ को मैं इतने रुपीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, 5 ईयर का यहाँ पर सर्टिफिकेट लेना होगा। और उसके साथ साथ मैं अगर डोनर हूँ तो मुझे यहाँ पर अपना जो पैन कार्ड नंबर है उसे भी अवेलेबल करवाना होगा। इससे एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि एक आपका क्या है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो एक्सक्यूजेस हैं यहाँ पे पिनलाइज किए जा रहे हैं। सो एक तरीके से यहाँ पर क्या है, अपोजिशन के अगेंस्ट में ये बिल्डिंग मतलब कि बिल्ड किया जा रहा है। सो अभी के टाइम पर जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो सीज पर है ना, इंडिया में। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सिविल सोसाइटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर उनके राइट्स यहाँ पर डिट्रॉइट होते हैं तो ये हमारे लिए एक टेंशन वाली बात हो जाती है और जो हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर हमारा एक फेथ है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिमिनिश होने लगता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज का, इज हायर एजुकेशन आउट ऑफ टच विद द स्किल रिक्वायरमेंट्स इन द जॉब मार्केट। अब देखिए इस आर्टिकल में, ये आर्टिकल तो बहुत बड़ा है लेकिन आपको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है, अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, आपने 12th कर ली, 12th के बाद हमें क्या करना है, हमने ग्रेजुएशन किया। ओके, कुछ लोगों में, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आजकल बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन तो कर ही रहे हैं। अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं, अदर कंट्रीज़ में तो ग्रेजुएशन भी नहीं करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में सिर्फ वो ग्रेजुएशन तक आगे बढ़ते ही नहीं, बहुत ही रेयर में आपको ग्रेजुएशन देखने को मिलता है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट आई है प्राइवेट एजेंसी के द्वारा, स्टेट दैट फ्यूअर देन हाफ ऑफ द इंडियाज ग्रेजुएट वर एम्प्लॉयबल इन 2021। यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रेजुएट पर्सन मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जितने भी यहाँ पर ग्रेजुएट हुए हैं क्या सबको यहाँ पर जॉब मिल गई है?
सबको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो ये हमारे लिए थोड़े से जनता की बात आ जाती है इसमें। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द ग्रेजुएट्स इज हायर देन इन मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज। अदर डेवलपिंग कंट्रीज की भी बात करते हैं तो जो ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा आपका हाई है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं कोविड के टाइम पर, जो हमारा ये ऑनलाइन कोर्स चला था, कोविड के टाइम पर सारी चीज़ें जो ऑनलाइन एजुकेशन हो गई थी, इसके कारण जो हमारी कैपेबिलिटी है, एम्प्लॉयबिलिटी है, वो और ज़्यादा क्या हुई है, यहाँ पर डेट्रॉइट हुई है, कम हुई है। सो देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद द एम्प्लॉयबिलिटी विद बिफोर दिस केस फॉर ऑनलाइन लर्निंग टुक ऑफ। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये ऑनलाइन लर्निंग ने इम्पैक्ट किया है हमारे एम्प्लॉयबिलिटी को। तो इसमें उन्होंने आंसर दिया है, एक तरीके से ये डिबेट चल रहा है, तो उन्होंने ये आंसर किया कि ऐसा नहीं है, ये जो प्रॉब्लम था एम्प्लॉयबिलिटी का वो ऑनलाइन लर्निंग कि आने से पहले ही यहाँ पर था। ऐसा नहीं था कि कोविड आया उससे पहले यहाँ पे बहुत सारी जॉब थी। इट वॉज नॉट लाइक दिस, है ना। इससे पहले भी हमारे पास जॉब्स नहीं थी। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दोज हु हैव एक्वायर्ड और आर एक्वायरिंग हायर एजुकेशन आर दोज हु बिलोंग एटलीस्ट 20 to 30% ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो यहाँ पर जो हायर एजुकेशन को एक्वायर कर रहे हैं और जो टॉप मोस्ट में यहाँ पर आते हैं, तो 20 to 30% जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उनसे बिलोंग करता है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं, सो कंट्रीज यू डोंट इवन मैनेज टू एंटर हायर एजुकेशन। अगर हम वास्ट और मेजोरिटी कंट्रीज की बात करते हैं तो बहुत सारा जो उनका यूथ है वो मैनेज ही नहीं कर पाता कि वो हायर एजुकेशन में क्या कर पाए, एंटर कर पाए। हायर एजुकेशन एनरोलमेंट की बात करते हैं, इट इज 27%, जिसमें यहाँ पे 18 to 23 ईयर ओल्ड्स के बच्चे आते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, सो इट इज 20%। इंडिया में भी अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं तो ये सिर्फ 34% ही है अमंग द पोस्ट ग्रेजुएट्स, और उसमें से सिर्फ 18% आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, सो मेजर रीजन क्या है इसका, higher education between 2006 and 18, because of this the number of private colleges grew and quality deteriorated। यहाँ पर एक्चुअली हुआ ये है कि मेन प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि एजुकेशन, आपको ग्रेजुएट्स तो दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके ग्रेजुएट दिख रहे हैं, तो इसमें मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्राइवेट एजुकेशन, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गए हैं। प्राइवेट कॉलेजेस का जो नंबर है वो यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन जो क्वालिटी है वो यहाँ पर गिर गई है। क्वालिटी आपकी क्या हो गई है, डेट्रॉइट हो गई है, जिसके कारण हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि आप ग्रेजुएट तो हो गए लेकिन आपके पास इतनी स्किल ही नहीं है जो उस जॉब के लिए यहाँ पर रिक्वायर है। तो इसमें ये कहा जा रहा है फिर गेटिंग जॉब एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बहुत बड़ा, अभी जो एजुकेटेड पीपल हैं आज के टाइम पर, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए इशू बनता जा रहा है। हमारी इकॉनमी में भी इंडिया की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, सो दैट इज वाई वी हैव सो मैनी ग्रेजुएट्स लिविंग द कंट्री। इसीलिए हमने ये देखा कि बहुत सारे जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कंट्री को छोड़कर अब्रॉड में जा रहे हैं कि मे बी उन्हें वहां पर कुछ जॉब मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि इकोनॉमी इज नॉट क्रिएटिंग जॉब, हमारी इकोनॉमी यहाँ पे जॉब क्रिएट नहीं कर रही है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इज द स्टिल द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर एंड शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज प्रोवाइडिंग जॉब्स इज कमिंग डाउन। अगर हम बात करते हैं, देखिए हमारा क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर से हम डायरेक्ट सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर गए थे, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था हमने इसको स्किप किया था, लेकिन अभी भी जो हमारा लार्जर सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट का वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने यहाँ पर क्या किया था, स्किप किया था, लेकिन अभी हम फिर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं, मतलब कि इसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं इस सेक्टर को। लेकिन जो मेन जो जॉब क्रिएशन हो रहा है वो कहाँ से होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होता है, जिसके कारण अभी हमें यहाँ पर जो जॉब है इतनी ज्यादा हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, क्रिएट होती हुई नहीं आ रही है। ओके, सो हाउ लॉन्ग स्किल इनहेंस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन ब्रिंग चेंजेस इन प्राइमरी सेक्टर। सो एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर अभी सबसे बड़ा हमारा सेक्टर बना हुआ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो हायर सेक्टर में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका होता है, इसमें जो जीडीपी का हमारा प्रपोर्शन है वो बहुत ही ज्यादा है, इट इज ओनली 0.7%। अगर हम कोरिया की बात करते हैं इट इज 4%। तो नॉलेज आप कहाँ क्रिएट कर रहे हैं ना, आप रिसर्च डेवलपमेंट सेक्टर में हम एक्सपेंड कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे 70% अकाउंट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर है 70% ऑफ द टोटल रिसर्च एंड डेवलप एक्सपेंडिचर जो है प्राइवेट सेक्टर से यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट होता है। तो हमें रिसर्च और जो हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट है, R&D जो सेक्टर है, उसमें भी मेनली जो हमारी रिसर्च होती है वो यूनिवर्सिटीज में होती है। इसके कारण अब देखिए इस आर्टिकल में मेनली यही है कि
ग्रेजुएट्स तो है, हमारा जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन को तो हम टच कर रहे हैं, लेकिन उसमें जॉब मार्केट में जो जॉब की जरूरत है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्किल्स नहीं है। तो हमें यहाँ पर ये सबसे बड़ा इशू नजर आ रहा है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन है, विमेन रिप्रेजेंटेशन भी आपको बहुत ही ज्यादा कम दिखाई देगा। इवन कई बार विमेन तो हायर एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर अप्लाई नहीं करती हैं। सो ये इंस्टांसेस है, इसमें ये कहा जा रहा है, एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो वेमेन का नंबर है वो भी क्या है, बहुत ही बेकार, मतलब आप कह सकते हैं कि खराब है हमारी एम्प्लॉयमेंट में, हमारे जॉब मार्केट्स में। ओके, सो यहाँ पर इस आर्टिकल में आई होप आपको सारी चीजें अब क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। आप देखिए नेक्स्ट ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसरो टू परफॉर्म क्रूशियल मैन्यूवर टुमारो टू बाइंड आदित्य L1 इंटू L1 ऑर्बिट। तो अब यहाँ पर कल होगा ये हमारा इसरो को यहाँ पर एक क्रूशियल मैन्यूवर यहाँ पर परफॉर्म करना है, जिससे कि जो आदित्य L1 है हमारा, है ना, स्पेस क्राफ्ट, वो L1 ऑर्बिट पर यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब ये जो हमारा L1 ऑर्बिट है, यहाँ पर पहुंचने के बाद जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है, जो ऑब्जर्वेटरी स्पेस बेस्ड हमने ये जो तैयार किया है, उसको यहाँ पे प्लेस किया जाएगा और फिर हमारा यहाँ पर मिशन कंटिन्यू होगा। ओके, नेक्स्ट इसमें आर्टिकल है न्यू एंटीबायोटिक्स कुड टारगेट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियम। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमने क्या किया है, एक न्यू एंटीबायोटिक को यहाँ पर बनाया है। इसका नाम क्या है, एसिनोबैक्टरम बैक्टीरियम नाम का आपका ये ड्रग रेजिस्टेंस है। कि अगर आप यहाँ पे एंटीबायोटिक्स तो देते हैं, आप कोई मेडिसिन तो लेते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में उसका असर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो ड्रग जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उन्होंने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। तो इसी के चलते हमने क्या किया है, एक कह सकते हैं ड्रग तैयार किया जिसका नाम है जोसुरैबैप्लिन। जोसुरैबैप्लिन ये एक एंटीबायोटिक्स यहाँ पे तैयार किया गया है, किसके द्वारा, यहाँ पे क्राब के द्वारा। तो ये किसके लिए इफेक्टिव होगा, आपका कार्बेपेपियन रेजिस्टेंस एसिनोबैक्टर बैक्टीरियम। जो यहाँ पर एसिनोबैक्टर बैक्टीरियम का रेजिस्टेंट यहाँ पर बैक्टीरिया है, इसके अगेंस्ट में मेनली ये क्या करता है, आपका जो निमोनिया जैसे इससे इसको बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर हमने इसको ये ड्रग रेजिस्टेंट न्यू एंटीबायोटिक्स को यहाँ पर तैयार किया है, और ये साइंटिस्ट की अब तक की सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट यहाँ पर रही है। ओके, सो देखिए ये यहीं पर सारी चीजें अब खत्म होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, जनजाति गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि 15 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज द जनजाति गौरव दिवस टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है केरला। आप यहाँ पर लोकेशन में देखेंगे, टीम ऑफ रिसर्चर्स इन केरला हैज आइडेंटिफाइड द प्रेजेंस ऑफ यूरेशियन ऑटर लूत्रा इन द स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेशली इन द चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इदुक्की। तो यहाँ पर अभी इसलिए न्यूज में था, आप ये मैप में देख सकते हैं, ये आपका केरल है, और केरल में यहाँ पर ये आपको दिखेगा, ये क्या है आपका चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें और जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको स्टिल अभी कोई भी डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।